हमने पूर्व का जो अध्ययन था उसमें प्लेटो का जो दर्शन था उसका अध्ययन किया जा रहा था। प्लेटो का राजनीतिक विचारों के रूप में क्या योगदान दिया जाता है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु हमने पिछले वीडियो के अंतर्गत हमने प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत और उसका साम्यवाद का अध्ययन किया। साम्यवादी सिद्धांत का अध्ययन किया। ये दोनों सिद्धांत प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आधारशिला थे। प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आधारशिला थी, क्योंकि प्लेटो एक ऐसे आदर्श राज्य की स्थापना करना चाहता है जिस राज्य के माध्यम से वो पूरी तरह से एक ऐसा आदर्श राज्य की स्थापना हो जो उस राज्य के लिए ऐसी सभी परिस्थितियां उपलब्ध करा सकें जिससे एक ऐसा शासन स्थापित किया जा सके जो राज्य नागरिकों को श्रेष्ठ परिस्थितियां भी उपलब्ध करा सके और साथ ही साथ वो राज्य के लिए एक ऐसी शासन व्यवस्था का आधार प्रस्तुत करे जिससे शासन और व्यक्ति दोनों के बीच में एक अच्छा संतुलन स्थापित किया जा सके। प्लेटो ने अपने ग्रंथों में एक आदर्श राज्य की, दार्शनिक राजा की और एक ऐसी मनोवैज्ञानिक धारणा प्रस्तुत की है जो एक आदर्श राज्य में स्थापित की जा सकती है। प्लेटो के दर्शन में हमने पूरी तरह से उसका जो न्याय सिद्धांत पढ़ा था, उस न्याय सिद्धांत में व्यक्ति और समाज दोनों को क्या दिया जा रहा है, समान महत्व दिया जा रहा है और इस पर जो नियंत्रण है वो एक राज्य के द्वारा स्थापित किया जा रहा है। इसमें सर्वोच्च जो संस्था होगी वो राज्य होगा और राज्य ही व्यक्ति और समाज की ऐसी सभी परिस्थितियां उपलब्ध करा पाएगा जिससे एक संतुलित वातावरण तैयार किया जा सके। इस संतुलित वातावरण तैयार करने के लिए प्लेटो ने जो न्याय सिद्धांत दिया, उस न्याय सिद्धांत की जो आधारशिला थी वो उसकी शिक्षा सिद्धांत के माध्यम से स्पष्ट की, क्योंकि शिक्षा ही वह वातावरण है, शिक्षा ही वह साधन है जिसके माध्यम से सभी प्रकार की ऐसी व्यवस्थाएं उपलब्ध करवाई जा सकती हैं जो नागरिकों को मानसिक और शासकीय ढांचे को संतुलित स्थापित की जा सकती है। इसलिए प्लेटो ने नैतिक शिक्षा, उसका जो सैद्धांतिक और व्यवहारिक शिक्षा का जो आधार प्रस्तुत किया वो एक न्यायपूर्ण आदर्श व्यवस्थाओं की स्थापना करता है। इसके साथ साथ इनके बीच में जो दो सबसे बड़ी समस्या थी कि न्याय की भी स्थापना हो जाए और उसका आधार शिक्षा व्यवस्था है, लेकिन जैसे ही व्यक्ति क्या करता है कि नियंत्रित अवस्था में रहता है तो नैतिक होता है, लेकिन अगर वो कुछ दिनों के बाद में अनियंत्रित हो जाए और सामाजिक सेवा के लिए आए तो उसके लिए एक स्वार्थपूर्ण स्थितियां पैदा हो जाती है और ये स्वार्थपूर्ण स्थितियां पैदा हो जाने के कारण वह अपने कर्तव्य का पालन ठीक ढंग से नहीं कर पाता है।
तो कर्तव्य के मार्ग में, क्योंकि न्याय व्यवस्था का और शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य उसका क्या है, कर्तव्य का पालन करना। और ये कर्तव्य पालन उसका स्वयं धर्म का पालन करना है। पहले ही प्लेटो अपने सिद्धांत में ये स्पष्ट कर चुका है कि उसे अपनी योग्यता, मतलब आत्मा का जो गुण है, इस आत्मा के गुण के आधार पर जिस अंश की प्रधानता होगी, आत्मा में जिस अंश की प्रधानता होगी, वह व्यक्ति वही कार्य करेगा। इस कार्य के आधार पर उसके अंतर्गत जो, जैसे आत्मा के तीन गुण, आत्मा के तीन गुण स्पष्ट किए उसने। सबसे पहले विवेक है, उसके बाद साहस है, और 3 नंबर पर है तृष्णा। ये 3 अंशों की प्रधानता, इनमें 3 वर्गों का क्या कर रही है, 3 वर्गों का गठन कर रही है। और ये 3 वर्ग, विवेक दार्शनिक शासक है, विवेक दार्शनिक शासक वर्ग है, और साहस सैनिक वर्ग है, और तृष्णा इसका उत्पादक वर्ग है। ये जो प्लेटो ने जो वर्ग दिए हैं, और ये वर्ग उसका अभिभावक वर्ग है, जिसको संरक्षक वर्ग के नाम से भी जाना जाता है। ये प्लेटो ने इन 2 वर्गों को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान दिया, और इसी के आधार पर इसी को उसकी शिक्षा योजना में, हालांकि जो शिक्षा योजना थी, उस शिक्षा योजना में प्राथमिक शिक्षा तो सबको देता है, लेकिन वो व्यावहारिक और सैद्धांतिक जो शिक्षा है वो यहाँ तक इस 2 वर्गों तक स्पष्ट करता है। ये 2 वर्ग व्यावहारिक शिक्षा का प्रदान करेंगे, यहाँ तक यही वर्ग जाएंगे, और यहाँ पर प्राथमिक शिक्षा तक है। और इन दोनों वर्गों के लिए ही इसका साम्यवाद लागू होता है। इसका साम्यवादी सिद्धांत केवल 2 वर्गों तक ही लागू होता है, जो हमने पिछले इस बिंदु के अंतर्गत अच्छी तरह से पढ़ लिया था। अब प्लेटो जो साम्यवादी व्यवस्था की बात कर रहा है, उसके अंतर्गत जो सबसे बड़ी आपने यहाँ पर बातें देखी, इस बात के अंतर्गत इसमें नैतिकता से अनैतिक बढ़ जाता है, तो उसके अंतर्गत उसकी सबसे बड़ी बाधा है, एक तो संपत्ति और दूसरा है परिवार। प्लेटो संपत्ति और परिवार विषयक साम्यवाद की स्थापना करना चाहता है। इसलिए इस अभिभावक वर्ग के लिए, इसके लिए इस अभिभावक वर्ग के लिए संपत्ति और परिवार जैसी संस्थाओं की कल्पना नहीं करता। वो कहता है कि ये जो संपत्ति और परिवार है वो राज्य, इसके लिए राज्य ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, और राज्य ही उसकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। राज्य उसकी संपत्ति है और राज्य ही उसका क्या है, परिवार है। और सार्वजनिक रूप से सबके हित के लिए अभिभावक वर्ग काम करेगा, और दास वर्ग के लिए ये शर्त लागू नहीं होती है। इसलिए हमने देखा कि अभिभावक वर्ग के लिए परिवार जैसी कोई संस्था नहीं होगी, परिवार जैसा कोई भी संगठन नहीं होगा, उसके लिए संपत्ति भी पूरी तरह से निषेध है। और इस प्रकार प्लेटो ने एक आदर्श राज्य की कल्पना की है। तो अब हम जो बात कर रहे हैं वो दार्शनिक राजा की बात कर रहे हैं। अब हमने उसके पहले न्याय सिद्धांत को देखा था, 2 नंबर पर शिक्षा सिद्धांत पढ़ा, 3 नंबर पर उसका साम्यवादी सिद्धांत पढ़ा। और ये तीनों का उद्देश्य केवल ये था कि वो राज्य और समाज, व्यक्ति के बीच में एक नियंत्रित संतुलन स्थापित किया जा सके, नैतिकता का वातावरण बनाया जा सके, जनता में कर्तव्य पालन, सद्चरित्र का गुण विकसित कर सकें, और इससे एक सद्चरित्र का निर्माण होगा। राज्य को जिन जिन की
आवश्यकता होगी वह उनका क्या कर पाएगा, निर्माण कर पाएगा। और इस निर्माण के द्वारा वो राज्य की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाएगा, क्योंकि राज्य ही एक ऐसी संस्था है जो व्यक्ति के विकास की सर्वांगीण परिस्थितियां उपलब्ध कराता है। और परिस्थितियां उपलब्ध कराने के लिए उसने शिक्षा, सामने वाले और न्यायपूर्ण जैसी स्थितियों के माध्यम से एक ऐसे समाज की कल्पना की है जो न्यायपूर्ण होगा, जो समतापूर्ण समाज होगा। और वो समाज सभी वर्गों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर सबको अपनी क्षमताएं विकसित करने का एक आधार तैयार करेगा। इस प्रकार हम इस सिद्धांत के माध्यम से, प्लेटो के इस दार्शनिक सिद्धांत के माध्यम से हम ये स्पष्ट करना चाह रहे हैं कि प्लेटो ने एक आदर्श राज्य के निर्माण करने के लिए ये परिस्थितियां पैदा की। और ये अब आगामी जो बिंदु है ना, जो ये बिंदु है दार्शनिक राजा, कि प्लेटो का दार्शनिक राजा किस प्रकार का होगा, प्लेटो का दार्शनिक राजा क्या होगा और कौन दार्शनिक राजा बनेगा। देखिए, दार्शनिक राजा का शासन, प्लेटो के दार्शनिक शासन, प्लेटो का दार्शनिक शासक, प्लेटो का दार्शनिक शासक है, इसे राजा कहें, या प्लेटो का दार्शनिक शासक या राजा का शासन कैसा होगा। प्लेटो ने जो अपनी पुस्तक है रिपब्लिक, इस श्रेष्ठ ग्रंथ के अंतर्गत जो न्याय की स्थापना की थी, इस न्याय की स्थापना की सबसे बड़ी वजह एक आदर्श राज्य की स्थापना पर क्या करना है, आदर्श राज्य की स्थापना पर बल देना है। और आदर्श राज्य की स्थापना के लिए वो क्या करता है, शिक्षा देना है। क्या देना है, शिक्षा। ये न्याय राज्य की परिस्थितियां पैदा कर रहा है, ये शिक्षा उनकी आवश्यकताओं की क्या करना है, पूर्ति कर रहा है। तो जो शिक्षा के अंतर्गत जो दार्शनिक राजा है, ये दार्शनिक राजा का निर्माण कैसे हुआ था। हमने उसके शिक्षा सिद्धांत में पढ़ा था कि जो व्यक्ति 50 वर्ष की शिक्षा को पूर्णतः प्राप्त कर लेगा, जो व्यक्ति 50 वर्ष की शिक्षा को पूर्णतः ज्ञान प्राप्त कर लेगा और इस ज्ञान के अंतर्गत उसे सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों प्रकार के ज्ञान का आधार प्रस्तुत करेगा। ऐसा व्यक्ति जो विकट परिस्थितियों में भी सभी प्रकार की क्षमताएं अर्जित कर क्या करेगा, राज्य के नागरिकों की श्रेष्ठ परिस्थितियां उपलब्ध कराएं और अनेक समस्याओं में भी समाधान निकालने की क्षमता रखें, वही दार्शनिक राजा बनने के योग्य होगा। अतः दार्शनिक राजा बनने के लिए प्लेटो ने उसे सद्गुणी होना आवश्यक बताया, सद्गुण होना बताया, उसका व्यवहारिक होना बताया, उसका सैद्धांतिक होना बताया। इसके साथ साथ में वो धर्म का पालन करने वाला होना चाहिए, वह धर्म निष्ठ, कर्तव्य निष्ठ, सत्य का पालन करने वाला, धर्मनिष्ठ होना चाहिए, सत्य कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए, सत्य का पालन करने वाला होना चाहिए। उसके अंतर्गत शौर्य का अर्थात क्या होना चाहिए, गुण होना चाहिए। शौर्य के गुण के लिए उसमें सबसे बड़ी बात है
कि वह प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अनुकूल निर्णय लेने की क्षमता, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी क्या होना चाहिए, अनुकूल निर्णय लेने की क्षमता होना चाहिए। अतः इसके अंतर्गत जैसे वीरता, संयम इनके गुण होना चाहिए। ये पूरी तरह से नेतृत्व निर्णय इनकी क्षमताएं प्रदान करने वाला होना चाहिए। इनका सबसे बड़ा गुण है नेतृत्व प्रदान करना, निर्णय इनकी जो कौशल है उसकी दक्षता है। इसका मतलब है कि प्लेटो का जो दार्शनिक राजा है वो अथाह ज्ञान से परिपूर्ण होना चाहिए, और अथाह ज्ञान से परिपूर्ण व्यक्ति ही सभी मानसिक, बौद्धिक, शारीरिक और आध्यात्मिक शक्तियों का अर्जन करने वाला होना चाहिए। और इस प्रकार से वो क्या कर पाएगा, अपने शासन का संचालन कर पाएगा। और इस शासन का संचालन करने की जो योग्यता है वो धर्म सम्मत होनी चाहिए। वो हमेशा 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 नैतिक कार्यों को ग्रहण कर पाएगा। जो नैतिक कार्य को क्या करेगा, ग्रहण करेगा, वो हमेशा अपने नागरिकों को धर्म और स्वधर्म, कौन सा धर्म, स्वधर्म का पालन करना, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कर्तव्य पालन। कर्तव्य पालन पर क्या किया गया है, जोर दिया गया है। ऐसा राजा धर्मपरायण होगा, लोगों के हित कार्य यानी लोक कल्याणकारी कार्यों को बढ़ावा देने वाला। उसके अंतर्गत क्या होना चाहिए, अपराधियों के बीच अपराधियों के बीच भय का वातावरण होगा, और नागरिकों में सुरक्षा का वातावरण। ऐसा राजा दार्शनिक राजा बनने के योग्य होगा। और इस राजा के अंतर्गत अपार शक्तियां निहित होगी, और इन शक्तियों के माध्यम से वो सभी की आवश्यकताओं को क्या देगा, आवश्यकताओं को पूरा करने पर एक बहुत ही अथक प्रयत्नशील होगा। इस प्रकार एक आदर्श शासक के अंतर्गत सत्यम शिवम सुंदरम की अवधारणा पूरी तरह से क्या होती है, लागू होती है। इस प्रकार दार्शनिक राजा सत्य की लड़ाई लड़ने वाला होगा। वो सत्य के विकास के लिए सब कुछ न्योछावर करने वाला होगा। अतः राजा सत्यम शिवम सुंदरम की अवधारणा के माध्यम से एक शासक वर्ग को शासन के लिए, शासन एक कला है, इसका जो प्रशिक्षण है प्लेटो के इस आदर्शवादी सिद्धांत के अंतर्गत किया गया। तो शासन को उसके अंतर्गत चतुरता के, विवेक के, साहस के, शौर्य के और उसकी जो अनुपम जो शक्ति है उस शक्ति का भी क्या होगा, आधार प्रस्तुत किया जाएगा। इस प्रकार प्लेटो ने एक दार्शनिक राजा की कल्पना की है जो सभी प्रकार की परिस्थितियों में, सभी प्रकार के गुणों से, सभी प्रकार की शक्तियों से परिपूर्ण शासक होगा। और ऐसा शासक ही एक आदर्श राज्य की स्थापना के द्वारा राज्य का क्या करेगा, निर्माण करेगा। और ये राज्य, जैसा कि हमने यहाँ पर राज्य की जो व्यवहारिक शिक्षा है उसके अंतर्गत उसने मनोवैज्ञानिकता की शिक्षा दी है, वहाँ पर गणित और समाजशास्त्र की शिक्षा दी है, दर्शन शास्त्र
वहां पर जो यहाँ पर राजा के लिए जो सबसे बड़ा जो है दर्शन की शिक्षा, जिसमें उसे सबसे ज्यादा विशेषकर द्वंद्व और तर्क को महत्व दिया गया है। जो राजा द्वंद्व और तर्क में ज्यादा से ज्यादा निपुण होगा, वही व्यक्ति, वही राजा सत्य को क्या करेगा, सत्य को प्राप्त करने की कोशिश कर सकेगा। अतः वो तार्किक होगा, वैज्ञानिक होगा और सभी प्रकार से न्यायपूर्ण व्यवस्थाओं का संचालन करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा पाएगा। तो यहाँ पर दर्शन की जो शिक्षा थी, इसके अलावा गणित है। गणित के अंतर्गत जो निर्णय शक्ति है, उस निर्णय शक्ति के माध्यम से क्या कर पाएगा, शासन का संचालन कर पाएगा। इस प्रकार कई प्रकार से जो पड़ोसी राज्यों के साथ में जो संबंध है, उन संबंधों को भी क्या कर पाएगा, स्पष्ट कर पाएगा। इसके साथ साथ में उन्होंने धर्म और न्याय शास्त्र की शिक्षा, धर्म और न्याय शास्त्र की शिक्षा में भी परिपूर्ण होना चाहिए। तो हमने देखा कि प्लेटो का जो दार्शनिक राजा है, वो 50 वर्ष तक की अवस्था में वो जीवन में अथाह संघर्ष और ज्ञान प्राप्त करने वाली हर प्रकार की कठिनाई और परिस्थितियों के वंश उसका निर्माण किया गया है। ऐसा नहीं है कि सहसा अचानक ही क्या हुआ कि अपने स्वार्थपूर्ण तरीके से शक्ति का अर्जन करके कोई भी राजा, कोई भी व्यक्ति राजशाही बन जाए, निरंकुश बन जाए और शासन के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती बन जाए। तो इस प्रकार से दार्शनिक राजा एक बहुत ही एक आदर्श और जो प्लेटो की जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था और न्यायपूर्ण व्यवस्था है, उसकी आधारशिला तैयार करने का माध्यम तैयार करता है। तो अब हमने देख लिया कि प्लेटो का जो दार्शनिक राजा है, वो सभी गुणों से युक्त है, सभी प्रकार की चुनौतियों का समाधान करने में क्या है, सक्षम है और वह असीम शक्तिशाली है। वो सब प्रकार के निर्णय लेने की क्षमता रखता है, वह किसी के अधीन नहीं, सब उसके अधीन रहकर के कार्य करने की क्षमता रखता है। तो देखिए, हमने दार्शनिक प्लेटो की जो दार्शनिक राजा है, प्लेटो के दार्शनिक राजा, इस प्लेटो के दार्शनिक राजा के आलोचना है राजा या शासक। आलोचना सबसे महत्वपूर्ण आलोचना इसकी यह होती है कि प्लेटो ने जिस दार्शनिक राजा की कल्पना की है और जिस प्रकार उसे असीमित शक्तियों का स्रोत माना है, इस प्रकार स्पष्ट है कि प्लेटो एक निरंकुश राजा का निर्माण कर रहा है। इसकी सबसे पहली महत्वपूर्ण है निरंकुश शासक का मार्ग प्रशस्त करना। निरंकुश शासक का मार्ग प्रशस्त करना। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात प्लेटो ने जो दार्शनिक राजा की कल्पना की, वो दार्शनिक राजा असीमित शक्तियों का स्रोत है। इस पर किसी का नियंत्रण नहीं, इसका सब पर नियंत्रण है। इसका मतलब है कि वही सभी को संचालित करेगा, उसे कोई संचालित नहीं कर पाएगा। तो इस प्रकार से प्लेटो अपने इस दार्शनिक राजा के माध्यम से
उसे सभी गुणों से, सभी शक्तियों से परिपूर्ण किया है और इसके कारण वो निरंकुश शासक बन सकता है कि शक्ति, जैसे कि लॉर्ड एक्टन कहता है, लॉर्ड एक्टन ये कहता है कि शक्ति भ्रष्ट है, लेकिन पूर्णतः भ्रष्ट है। जहां पर शक्ति है वो पूर्णतः भ्रष्ट है, पूर्णतः क्या है, भ्रष्ट है। लेकिन अगर पूरी तरह से शक्ति आ जाए तो वो पूर्णतः भ्रष्ट हो जाएगी। राजा को सभी प्रकार की शक्तियां, कार्यपालिका संबंधी, विधायिका संबंधी, न्यायपालिका संबंधी, धर्म के संबंधी सारी शक्तियां लेकर के उसे निरंकुश बना दिया। इसलिए उसकी आलोचना निरंकुशता का मार्ग प्रशस्त करने के लिए की जाती है। 2 नंबर पर जो आलोचना है, नागरिकों में स्वतंत्रता व स्वविवेक का अंत कर देना। नागरिकों में स्वतंत्रता व स्वविवेक का अंत। प्लेटो का जो सिद्धांत है उसमें जो नागरिकों को जो क्या दिया है, दार्शनिक राजा है, उस दार्शनिक राजा के पास में क्या किया है, ऐसी सी शक्तियां दी, उसे हर प्रकार से स्वतंत्र छोड़ा है। तो इसकी स्वतंत्रता, नागरिकों की स्वतंत्रता के लिए क्या है, खतरा है। और खतरा इसलिए है क्योंकि जैसे राजा, जिस प्रकार से दार्शनिक राजा चाहेगा वैसे ही क्या होगा, नागरिकों के परिस्थितियों का निर्माण हो पाएगा। और नागरिकों की परिस्थितियों का निर्माण हो पाएगा तो नागरिकों की स्वतंत्रता का हनन होगा। इसलिए कोई भी राजा ये नहीं चाहे कि दार्शनिक राजा के हितों, अहितों, वो अपने हितों के अनुसार ही उसको क्या करेगा, संचालित कर पाएगा। इसलिए ये सारी परिस्थितियां प्लेटो ने ये जो सारी काल्पनिक कल्पना की है वो नागरिकों की स्वतंत्रता का हनन करने वाली है। और इस नागरिकों की स्वतंत्रता का हनन करने के कारण नागरिक अपना स्वविवेक नष्ट कर देंगे। मतलब नागरिकों को अपने ऊपर निर्णय करने का अधिकार उसे किसी प्रकार से नहीं दिया है, क्योंकि शिक्षा है वो भी राज्य के द्वारा नियंत्रित है। यहाँ पर जो अभिभावक वर्ग था, अभी आपने अभिभावक वर्ग के पास में जो परिवार है और संपत्ति है, इनको नष्ट कर दिया। तो परिवार और संपत्ति जब नष्ट हो जाएगी और केवल व्यक्ति क्या करेगा, राज्य के बारे में सोचेगा, तो यहाँ पर राज्य के द्वारा ही नियंत्रण सारी परिस्थितियां हो जाएगी और राज्य के द्वारा जो योजनाबद्ध तरीके से कार्य है वो किया जाएगा, तो वह अपना स्वतंत्र निर्णय नहीं ले पाएगा। इसलिए उसका विवेक नष्ट हो जाएगा। और ये विवेक नष्ट हो जाएगा तो व्यक्तियों की जो उत्साह है उसका वातावरण नहीं बना रहेगा, उसमें निरस्ता आ जाएगी और कुंठा पैदा हो जाएगी। तो 2 नंबर पर है प्रजातांत्रिक समानता, 3 नंबर पर है प्रजातांत्रिक समानता के सिद्धांत की अवहेलना करना। प्रजातांत्रिक सिद्धांत की अवहेलना करना। प्लेटो का जो दार्शनिक राजा का जो सिद्धांत है वो प्रजातांत्रिक सिद्धांत की अवहेलना करना है। अभी आप देखें प्रजातांत्रिक सिद्धांत क्या है। प्रजातांत्रिक सिद्धांत में सबसे पहली बात है समानता, और जहां पर समानता आती है वहां पर क्या आती है, स्वतंत्रता आती है। अभी हमने पहले वाले विषयों में ये देखा था कि विवेक, यहाँ पर स्वविवेक निर्णय नष्ट हो रहा है। एक तरफ नागरिकों का स्वविवेक नष्ट हो रहा है और दूसरी तरफ दार्शनिक राजा क्या बन रहा है, निरंकुश बन रहा है। तो जहां निरंकुश राजा बढ़ रहा है वहां पर समानता रहेगी, और जहां पर समानता नहीं रहेगी वहां पर स्वतंत्रता रहेगी। अब स्वतंत्रता नहीं रहेगी, वहां पर व्यक्ति स्वविवेक से निर्णय ले रहा है, तो लोग
जो 3 वर्ग बताए थे, कौन से? जो 3 वर्ग बताए, शासक वर्ग है, सैनिक वर्ग है, इनमें तो समानता कर दी, लेकिन क्या दास वर्ग में उसने समानता की? दास वर्ग के पास में कौन सा अधिकार है और शासक और सैनिक वर्ग के पास में अधिकार है, और इससे ज्यादा अधिकार किसके पास में है? निरंकुश राजा के पास में है, जिनको दार्शनिक राजा कहा जाता है। तो इस प्रकार लोकतांत्रिक सिद्धांत की अवहेलना की है, क्योंकि ये न्यायपूर्ण अवस्था की स्थापना नहीं करता है। इस आधार पर भी इसकी आलोचना की जाती है। प्रतिनिधित्वात्मक शासन की आलोचना, प्रतिनिधित्वात्मक सिद्धांत की क्या कर रहा है वो? प्रतिनिधित्वात्मक शासन का विरोध। प्रतिनिधित्वात्मक शासन का विरोध। एक तरफ लोकतांत्रिक शासन मतलब समानता की बात कर रहे हैं, मूल्य सत्य की बात किया जा रहा है, सत्य की बात की जा रही है, और प्लेटो अपने इस सिद्धांत में ये कह रहा है कि वो एथेंस के अंतर्गत क्या करना चाहता है? लोकतंत्र की स्थापना करना चाहता है, क्योंकि लोकतंत्र की स्थापना के कारण एथेंस के अंतर्गत उसके गुरु सुकरात को क्या कर दिया गया था? उसको जहर का प्याला देकर उसको मृत्युदंड दे दिया गया था। तो इस सुकरात का जो शिष्य है प्लेटो है, वो प्लेटो भी क्या करना चाहता है? अपने इस गुरु सुकरात के उद्देश्यों को वापस स्थापना करना चाह रहा है, और वो एक लोकतंत्र की स्थापना करना चाह रहा है। और लोकतंत्र की स्थापना में जो एथेंस है वो क्या पूरी तरह से क्या है? एक आदर्श राज्य की स्थापना कर रहा है। वहां पर एक अकादमी नामक संस्था की स्थापना कर रहा है, जो एक लोकतांत्रिक मूल्यों की क्या करेगा? स्थापना करेगा। इस न्याय के सिद्धांत में, इस लोकतंत्र के न्याय के सिद्धांत के कारण ही उसने अपने इस अकादमी से उसने अपनी रिपब्लिक नामक संस्था की क्या की है? स्थापना की है। तो यहाँ पर तो बात तो कर रहा है लोकतंत्र के न्याय की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पर प्रतिनिधित्वात्मक शासन का विरोध, यहाँ पर एक राजा को असीमित शक्तियां देकर, राजा को क्या देकर? असीमित शक्तियों का स्रोत मानकर क्या लोकतंत्र की स्थापना हो जाती है? क्या लोकतंत्र की स्थापना एक शक्तियों का जो केंद्रीकरण किसे नाम दिया? शक्तियों का केंद्रीकरण ये कर दिया। तो ये केंद्रीकरण क्या लोकतंत्र है? 2 नंबर की बात, यहाँ पर जो शिक्षा सिद्धांत दिया था, और शिक्षा सिद्धांत के अंतर्गत उसने क्या किया कि जो सैद्धांतिक और व्यवहारिक शिक्षा दी, इस सैद्धांतिक और व्यवहारिक शिक्षा में, सैद्धांतिक और व्यवहारिक शिक्षा के अंतर्गत यहाँ पर उत्पादक वर्ग है, सैनिक वर्ग है, शासक वर्ग है, इसका तो क्या किया जाता है? निर्माण होता रहता है। लेकिन क्या इनको सबको यहाँ आगे बढ़ने का समान अवसर दिया जा रहा है? इसमें नागरिकों की किसी भी इच्छा का प्रतिनिधि के माध्यम से किया जा रहा है? क्या जनता के और शासक के बीच में किसी प्रकार का कोई भी संबंध है? ये संबंध नहीं होना ही प्रतिनिधित्वात्मक शासन का विरोध करना है, क्योंकि जनता अपने प्रतिनिधि को किसी प्रकार का कोई प्रतिनिधि नहीं है। ये यहाँ पर वर्ग से एक प्रकार से निरंकुश राजतंत्र की स्थापना की जा रही है, और निरंकुश राजतंत्र के कारण ही प्रतिनिधियों की क्या की जा रही है? आलोचना की जा रही है, और इस आधार पर ही इसका क्या किया जा रहा है? आलोचना की जा रही है। इसके आगे है दार्शनिक वर्ग का शासन। दार्शनिक वर्ग का शासन, दार्शनिक शासन असंतुलित, दार्शनिक शासन असंतुलित और अहितकर माना, और अहितकर
प्लेटो के दार्शनिक राजा में इसकी आगामी जो आलोचना है कि दार्शनिक शासन असंतुलित है और अहित कर है। यहाँ पर असंतुलित का मतलब है कि संतुलन करने के लिए किसी प्रकार के पक्ष का निर्माण नहीं किया गया है। इसका मतलब है कि दार्शनिक जो शासक है उस शासक पर नियंत्रण किसका होगा और उसके सलाहकार कौन होंगे, उसके सलाहकार कौन होंगे, उसके कार्य करने की योजना क्या होगी, इसके बारे में प्लेटो ने कहीं भी अपने दर्शन में कहीं भी कोई भी बात नहीं कही है। इसलिए दार्शनिक शासक को यहाँ पर जैसे हमने पहले देखा कि दार्शनिक शासक है वो असंतुलित है क्योंकि वो एक तरफा निरंकुश शक्ति का स्रोत बन गया। वो धर्म, नैतिकता और न्याय के परिवेश में एक बहुत बड़ा शक्तिशाली राजा बन गया और इस शक्तिशाली शासक के द्वारा जनता के सामान्य विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है क्योंकि जनता इस निरंकुश शासन पर अपने हितों की भावनाओं को व्यक्त करने में क्या करेगी, डरेगी और वो अपनी जो खुलकर के बाद सत्ता पक्ष के पास में नहीं रख पाएगी और इसी की वजह से प्लेटो ने अपने दार्शनिक शासन में असंतुलित वातावरण का आधार तैयार किया गया। विरोधाभासों से परिपूर्ण आगे का बिंदु है विरोधाभास। विरोधाभास से परिपूर्ण। विरोधाभास से प्लेटो के दार्शनिक राजा का जो सिद्धांत है वो विरोधाभास से परिपूर्ण। विरोधाभास से परिपूर्ण का मतलब है यहाँ पर अंतर्विरोध की स्थितियां, अंतर्विरोध की स्थितियां पैदा होती हैं और अंतर्विरोध की स्थितियों का मतलब ये है कि उस पर किसी प्रकार का कोई भी क्या है, नियंत्रण नहीं है। वो विरोध पर विरोध, यहाँ पर इस प्रकार की व्यवस्था से जो समाज में जो वर्ग है, तो दास वर्ग है वो भी असंतुष्ट है। सैनिक और जो अभिभावक वर्ग है जिसमें शासक वर्ग के कुछ साधारण अधिकारी हैं जिनके पास में परिवार और संपत्ति की जैसी साम्यवादी जैसी व्यवस्था स्थापित कर दी गई है और उसकी वजह से उनमें भी नैतिकता नहीं रहेगी, उनमें भी अपना कोई सोचने समझने का विवेक नहीं रहेगा क्योंकि उन्हें किसी प्रकार का कोई भी डर नहीं रहेगा। इसलिए जहाँ पर जो समाज के जो तीन वर्ग हैं, शासक वर्ग भी है और ये जो सैनिक वर्ग भी है और दास वर्ग भी है, वो हालांकि परिस्थितियाँ उनके जो भावनात्मक कल्पना से युक्त है लेकिन वास्तविकता कुछ और है, सिद्धांत और व्यवहार में कुछ अंतर है, इसलिए वास्तविकता से परिपूर्ण नहीं है। इसलिए प्लेटो के इस सिद्धांत की आलोचना की जाती है और स्वयं जो प्लेटो है इस महत्वाकांक्षा की जो क्या है, महत्वाकांक्षा का जो क्या करना है, प्रतिनिधित्व है। इस प्लेटो इस महत्वाकांक्षा का क्या करता है, महत्वाकांक्षा का प्रतिनिधित्व करता है और इसी के कारण प्लेटो के जो दार्शनिक जो सिद्धांत है इसकी आलोचना की जाती है क्योंकि वह एक आदर्शता के ओट में क्या करना चाहता है, सभी शक्तियों को प्राप्त करना चाहता है। तो हमने आज के इस वीडियो के अंतर्गत प्लेटो के दार्शनिक सिद्धांत के बारे में विस्तार से वर्णन किया है। आप इसे अच्छी तरह से पढ़ें, इसे देखें और अपने बारे इसको और भी सरल शब्दों में समझाने का हम आगामी वीडियो में कोशिश करेंगे।